हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवाद के साथ। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में हमने अभी तक सारे के सारे डेवलपमेंटल फीचर्स पढ़ लिए हैं और आज इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर हम स्टडी करने वाले हैं जो होगा रिगार्डिंग द लैक्टेशन। तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी जस्ट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद उनके मैचुरेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद देखा किस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, किस तरह से जाइगोट बना, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल स्टेजेस आए, किस तरह से ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ, किस तरह से पार्चुरेशन का डिलीवरी का प्रोसेस हुआ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज द पोस्ट नेटल केयर। अभी तक जो हमने डेवलपमेंट पढ़ी दैट वाज द प्री नेटल केयर, यानी कि जो माँ के पेट में होती थी। अब जो हम आज का टॉपिक है हमारा लैक्टेशन, इसको पोस्ट नेटल केयर में कहा जाता है, यानी कि आफ्टर द बर्थ जो बेबी का केयर होता है। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें हम इस चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो नीट प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये चैप्टर सिलेबस वाइज यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा आज के दिन। लेकिन इसका जो नेक्स्ट होगा वो इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि बड़ी सारी डिजीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, कुछ टर्म्स के बारे में आपको पता चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद द टॉपिक लैक्टेशन, दैट इज द पोस्ट नेटल डेवलपमेंट और द पोस्ट नेटल केयर भी इसे कहा जाता है। सो लैक्टेशन सिंपली इसका जो पहला वर्ड है दैट इज द लैक्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैक्टोज एंड लैक्टोज इज नोन एज द मिल्क शुगर। सो बेसिकली लैक्टेशन क्या है कि जब वुमेन में आफ्टर द बर्थ उसके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है एंड दैट मिल्क इज यूज्ड टू फीड द बेबी ऑफ द मदर, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज लैक्टेशन। सो देखिए क्या कहता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द फीमेल ब्रेस्ट फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द यंग वन। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन, कुछ भी ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ टिपिकल टर्म्स ऐसी होंगी जो आज आप जानेंगे रिगार्डिंग द लैक्टेशन। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, तो आपको मैंने बताया था कि जो मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, कि लैक्टेशन का प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। सो मेमरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेग्नेंट वुमन में ही हो सकता है। सो ऑन दैट नोट व्हेन द मेमरी ग्लैंड्स आर डेवलप्ड, तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करता है क्योंकि उन मेमरी ग्लैंड्स में क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद वहाँ से रिलीज होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें हमने ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आफ्टर द बर्थ जो मिल्क का सेक्रेशन होता है नियरली 24 आवर्स के बाद होना शुरू हो जाता है और वो ब्रेस्ट में स्टोर होना शुरू हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हार्मोन्स, दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक्चुअल जब रिलीज होता है मिल्क का, यानी कि जब मिल्क ब्रेस्ट से बाहर आता है, जो प्रोलैक्टिन की वजह से रिलीज होता है, दैट इज कि मेमरी ग्लैंड्स मिल्क को रिलीज करते हैं। और एक्चुअल रिलीज का मतलब है कि जब बेबी की बॉडी में वो चला जाता है, दैट इज ड्यू टू द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, दैट इज नोन एज मिल्क लेट्स डाउन। और ये दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। सो क्या होता है, ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये एक्टिवेट कब होते हैं, इनको स्टिमुलस कहाँ से मिलता है? सो दैट स्टिमुलस इज गिवन बाय द सकिंग स्टिमुलाई ऑफ दैट बेबी, यानी कि जब बेबी क्या करेगा, ब्रेस्ट को सक करेगा उसके निपल रीजन से, तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से मिल्क का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से मिल्क वहाँ से सिक्रेट होता है। सो अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हम वो अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसिडर्ड एज ए टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वही हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग से फर्स्ट 6 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के वो सस्पेंड हो सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे बर्थ कंट्रोल करना है, नेक्स्ट बेबी हमें प्लान नहीं करना है, तो शुरू के अगर 6 महीने अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाए बेबी को, उसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, तो क्या होता है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड वहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। सो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है फ्रॉम द पिट्यूटरी, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज ना होने की वजह से वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज वेल एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहाँ पे सेक्रेट नहीं हो पाते हैं। सो आपको पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर वहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा है तो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉलिकल्स का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो एग का मैच्योरेशन नहीं हो सकता है, यानी कि ओव्यूलेशन उसमें नहीं होगा, और उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रोलैक्टिन एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को रोकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो सस्पेंडेड रहती है, वो रुक जाती है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एज ए मदर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप फ्यूचर में मदर बनेंगे तो कुछ लेडीज़ क्या करती हैं, कुछ गर्ल्स क्या करती हैं जिनकी नई नई शादी होती है, वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती हैं। अब उसके कारण देखिए सबसे बड़ा जो कारण है ब्रेस्ट कैंसर का वो यही है कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया जाता है। सो उसके कारण क्या होता है कि लेडीज़ कुछ केमिकल्स का यूज़ करना शुरू कर देती हैं, और उन केमिकल से बहुत ही ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलीज ना होने की वजह से उनके जो ब्रेस्ट रीजन होता है कभी कभी उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। मैं आप सबको ये रेकमेंड करूँगा कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप अपने बेबी को दूध नहीं पिला सकती तो मैं समझता हूँ कि आप माँ कहलाने के लायक नहीं हैं। लेकिन कुछ मतलब कि मॉडर्न गर्ल्स कह लीजिए, वो ये समझती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो ग्लैमर है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में ये बहुत अच्छा कैपेबिलिटी होता है कि वो दोबारा से अपने आप को किसी भी शेप में ढाल सकती है। सो इसलिए इस चीज़ के आप अवेयरनेस होनी चाहिए कि बेबी को अपना ही दूध पिलाए, ना कि कहीं बाहर का। अब रीज़न क्या होता है सॉरी, कि माँ को अपना दूध ही पिलाना चाहिए बेबी को। सो उसके लिए हमें समझनी पड़ेगी कि जो ये कॉम्पोजिशन होता है मिल्क का कैसा होता है। सो मैं आपको ये बता दूं कि जो 9 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा फूड है जिसमें वो पाए जाते हैं, एंड दैट इज द मदर्स मिल्क। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिसमें ये सारे के सारे माइक्रो एलिमेंट्स पाए जाएं एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में। सो देखिए क्या क्या होता है। अब उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, लैक्टोज शुगर पाई जाती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है। लेकिन आयरन और विटामिन सी का जो कंटेंट रहता है इसमें ये थोड़ा कम रहता है। रीज़न भी क्योंकि सारा का सारा जो न्यूट्रिशन का काम होता है वो मिल्क ही संभाल रहा होता है, और एक जो नर्सिंग मदर होती है एक दिन में वो 1 से 2 लीटर मिल्क क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द वुमेन एंड द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो मिल्क है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी ग्रोथ और एनर्जी का जो भार संभाला होगा वो सारा का सारा मिल्क ही करेगा। और पर डे अगर प्रॉपर आप नरिशिंग करते हैं, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, तो 25 से 30 ग्राम जो है बेबी का वेट इंक्रीज करता है। अब आपको एक यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो कैंसर की बीमारी होती है वो यूजुअली 25 या आफ्टर द 20 ईयर्स जो कैंसर की बीमारी के कारण होते हैं, या कैंसर की बीमारी है 20 ईयर्स के अब लोगों में वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। अब इसका कारण क्या है कि 21 ईयर्स तक बेबी की जो ग्रोथ होती है वो रेगुलर होती रहती है। उसको आप जितना मर्जी खाने को दीजिए उसके सेल्स ग्रो करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग डाइट नहीं ले रहे हैं, उससे एक्सेसिव डाइट ले रहे हैं। अगर एक छोटा बेबी अगर अपनी बॉडी के साइज से एक्सेसिव डाइट लेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स उसके ग्रोइंग स्टेज में है। लेकिन जब बॉडी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो उस समय अगर हम एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हैं तो हमारे सेल्स जो हैं वो अनइवनली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का फेस आपको करना पड़ सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो आपने सुना होगा टीवी में एड्स आती हैं, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध। तो क्या होता है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मिल्क जो कि व्हाइट कलर का होता है, उससे पहले यानी कि आफ्टर द बर्थ 1 या 2 दिन के लिए ब्रेस्ट में से एक येलो कलर का मिल्क सेक्रेशन होता है। मिल्क भी नहीं कह सकते, इट इज जस्ट ए फ्लूइड सेक्रेशन विच इज येलोइश इन कलर
and which is produced right after the birth. That yellow opalescent fluid is called the foremilk or it is called the colostrum. कोलोस्ट्रम को मिल्क कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि मिल्क का जो कलर रहता है वो वाइट रहता है, लेकिन जो ये कोलोस्ट्रम है इसमें इन सारी चीज़ों के अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, दैट इज द लेक्टर एल्ब्यूमिन एंड लैक्टो एल्ब्यूमिन, राइट। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें फैट का कंटेंट भी कम होता है। सो ये रेकमेंड किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसको राइट आफ्टर द बर्थ बेबी को आपको पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, एल्वियोली के सेल्स पाए जाते हैं, मदर के एल्वियोली के सेल्स पाए जाते हैं। ब्रेस्ट में अगर आपको याद हो, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखिएगा, वहाँ पे एल्वियोली सेल्स होते हैं। सो वो एल्वियोली के सेल्स क्या करते हैं, एक्चुअली मदर से बेबी में एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करते हैं, जिससे बेबी का जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो इंक्रीज करता है। सो फॉर इंक्रीजिंग दैट इम्यूनिटी लेवल द मदर शुड गिव दैट फॉर मिल्क टू हर चाइल्ड। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि वो जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है इसको बच्चे को ना पिलाइए, बड़े सारे सुपरस्टिशियस मतलब थिंग्स इसके पीछे हैं। लेकिन आपसे मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, कि वो मिल्क आप अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें पाई जाती हैं एंटीबॉडीज जो फ्यूचर में उसको लड़ाइयों से बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, किसी तरह के इन्फेक्शन से हेल्प करेगा। और याद रखिए ये केवल पहले 1 या 2 दिन ही प्रोड्यूस होंगे। अगर आप बच्चे को नहीं पिला रहे हैं यानी कि आपने वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में नहीं डाली, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, बेबी को ऐसे इन्फेक्शन से बचा रही हैं, उसके इम्यूनिटी लेवल को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। सो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन था अबाउट द लैक्टेशन, अबाउट द मिल्क। आई होप आपको ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा। अगर मज़ेदार लग रहा है तो वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना है और कमेंट भी कर देना है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस। अब अभी तक जो हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ी उसमें जब हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला बताया था तो उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्विंस के बारे में, कि अगर ड्यूरिंग दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूजुअली अगर देखा जाए तो एक ही बेबी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस 2 बेबी प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द 2 बेबीज एट ए टाइम इज नोन एज ट्विनिंग। क्या कहा जाएगा उसे, ट्विनिंग। और द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 ऑफस्प्रिंग बाय द सेम प्रेगनेंसी, एक ही प्रेगनेंसी में 2 बच्चों का पैदा होना, बच्चियां भी हो सकती हैं, बच्ची भी हो सकती है, दैट इज नोन एज ट्विनिंग। और उसमें से वो जो ट्विनिंग हुआ हर एक जो बेबी होगा उसको ट्विन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हर एक बेबी को ट्विन कहा जाएगा और उन दोनों को ट्विंस कहा जाएगा। सो बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट है कि ट्विंस प्रोड्यूस होते कैसे हैं। सो आज हम ये समझेंगे कि ट्विंस प्रोड्यूस कैसे होते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। So the first type of twin or the first mode of twinning is called the monozygotic twins that are produced from the single egg। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिएगा। सो याद करिए, आपको मैंने बताया था कि जब ब्लास्टुला का डेवलपमेंट होता था, सो ये इसके अंदर ये ब्लास्टुला था, ये ब्लास्टोसिस्ट का कैविटी था। याद करिए, आप वो वाला लेक्चर देखिएगा, आई थिंक 21 या 22 है। सो क्या होता था, कभी कभी जो ये ब्लास्टुला था इस मेम्ब्रेन को रप्चर करके यहाँ से लीक आउट हो जाता था। लीक आउट होने के कारण क्या हो जाता था, ये जो ब्लास्टुला है इसके 2 नोब्स बन जाते थे, राइट, जिसके कारण यहाँ पे 2 ट्विंस प्रोड्यूस हो जाते थे। अब इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर आल्सो नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस। क्या कहा जाता है इनको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। इस केस में क्या होता है कि अगर दोनों लड़के ही होंगे या दोनों लड़कियां ही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़का है या एक लड़की है और वो एग्जैक्टली एक दूसरे के सिमिलर होंगे, राइट, इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही एग होगा और एक ही स्पर्म होगा। रिमेंबर द पॉइंट, एक ही एग और एक ही स्पर्म के फ्यूजन से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन
डेवलपमेंटल फेजेस के दौरान अब इसमें दो कंडीशंस आ सकती हैं। सो क्या बोला कि जब ये ब्लास्टुला यहाँ से सेपरेट हुआ, सो लेट अस सपोज कि यहाँ से सेपरेट हुआ कुछ इस तरह से, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके दो केस हो सकते हैं, या तो ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाए या फिर ये एक साथ में जुड़ा रहे। अगर तो ये जुड़ा रहता है, अगर इन केस ये ब्लास्टुला यहाँ से सेपरेट नहीं हुआ तो यहाँ पे दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उनका जो नीचे का पोर्शन होगा वो कॉमन होगा, लेकिन ऊपर के पोर्शन उनके सेपरेट होंगे। डायग्राम आपके सामने आ रही होंगी, देखिए इस केस में बोला जाता है कॉन्जॉइंट ट्विंस, यानी कि ट्विंस नीचे के पोर्शन से तो जुड़े होते हैं लेकिन ऊपर का जो उनका पोर्शन होता है वो सेपरेट रहता है। ये पहला केस है। और जो दूसरा केस है जो आइडेंटिकल ट्विंस है, इसमें वो ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है और दोनों ट्विंस आइडेंटिकल एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं। डायग्राम देखिए आप, दोनों एक दूसरे की तरह है और वो दोनों क्या है, प्रॉपरली सेपरेटेड भी हैं। सो ये डिफरेंस है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही एग है और एक ही स्पर्म है। अब दूसरे आगे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है डाइजाइगोटिक, यानी कि यहाँ पे दो जाइगोट बनेंगे। तो इस केस में क्या होता है, दो एग प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज में से। यूजुअली मैंने क्या बताया कि एक एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन इन केस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस 2 एग्स आर प्रोड्यूस्ड और उन 2 एग्स को फर्टिलाइज करते हैं 2 स्पर्म। इसलिए यहाँ पे 2 स्पर्म होते हैं जो 2 सेपरेट एग्स को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या यहाँ पे 2 स्पर्म 1 एग होता है, 1 एग 2 स्पर्म होता है। तो याद रखिए 2 सेपरेट एग्स हैं, एक ही समय पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन्हीं दोनों एग्स को 2 स्पर्म फ्यूज करते हैं, उनके साथ फ्यूज करते हैं एक ही समय पे, और वहाँ पे 2 जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे जो ट्विंस पैदा हो रहे हैं। अब क्योंकि वो जो दोनों स्पर्म्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए इनको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। सो इस केस में क्या हो सकता है कि जो डोमिनेंसी फैक्टर होता है वो फादर की तरफ से होता है, इसलिए इनको फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहा जाता है। इस केस में क्या हो सकता है, एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं और दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या होगा, या तो दोनों लड़के ही होंगे या दोनों लड़कियां ही होंगी। इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। दे कैन बी अ बॉय और ए गर्ल, दे कैन बी बोथ गर्ल्स, दे कैन बी बोथ बॉयज। लेकिन इस केस में उनका जो आप कह सकते हैं फेस रिकग्निशन होता है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट था ट्विंस के बारे में। होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो सेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एक लेक्चर हम और डिस्कस करेंगे जिसमें इस टॉपिक के हम कुछ कॉमन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में हम अच्छे से सक्सेसफुल रहे होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ आपके डाउट्स हैं, आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।